बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत सियासतदानों की ताहयात नहली से मुतल्लिक केस की आज अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब और 7 रुकनी लार्जर बेंच ने यह समाअत उनकी सरबराही में सुनी, जो कि 3 घंटे तक जारी रही। इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब और जज साहिबान के अहम रिमार्क्स सामने आए। अदालत उज़्मा का कहना था कि अगर किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती। यह कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात न लड़ सके। बड़ा अहम नुक्ता और सवाल उठाया गया आज की समाअत में। अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन के वकला ने भी अपने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस साहब का यह कहना था कि अब ये जो अगली इसकी समाअत है वो जुमेरात यानी 2 दिन बाद सुबह 11 बजे होगी और इसमें कोशिश की जाएगी कि समाअत को मुकम्मल कर लिया जाए और इसका फैसला सामने आए। दूसरी जानिब पिशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो पिशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतल्लिक, उस पर अपील पर आज समाअत हुई और समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है। शुनीद है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो उनके चेयरमैन है बैरिस्टर गौर अली खान साहब और बैरिस्टर अली जफर साहब वो दलाइल देंगे। ये भी बड़ा अहम केस है। ज़ाहिर बात है इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन में तवक्कुआत हैं वो जुड़ी हुई हैं। सियासी महाज की अगर बात करें तो इलेक्शन में अब 38 रोज बाकी रह गए हैं। इंतखाबी गहमागहमी में तेजी दिखाई दे रही है और कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ आज भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा रहा है, जो कि दूसरा दिन है और कल तक की ये मोहलत है 3 जनवरी तक। उसके बाद फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपना फैसला सुनाएगी जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं और फिर हतमी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फाइल की जाएगी। तो इन नुकात पे हम गुफ्तगू करेंगे। जो मौजूद मेहमान शख्सियात आज के शो में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, हम आपसे करा देते हैं। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहबा। आप मेंबर सूबाई असम्बली सिंध रह चुकी हैं, पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी जाफर इकबाल साहब जो मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक है और इलेक्शन कैंपेनिंग अपनी कर रहे हैं गुजरात लाला मूसा से, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है अपने हल्के से, आपका बहुत शुक्रिया। दौरान गुफ्तगू हमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं, मारूफ कानूनदान है, वो ज्वाइन करेंगे और तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर रह चुके हैं, मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं और वो भी इंतखाबात लड़ रहे हैं पीटीआई के टिकट पे। तो जो 2 मौजूद मेहमान शख्सियात थे हमें इस वक्त ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। गुफ्तगू का आगाज में चौधरी जाफर इकबाल साहब से करूंगा। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी जाफर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमारे शो के लिए। सर, सुप्रीम कोर्ट में जो अहम समाअत हुई, मैं चाहूंगा इस पर आपका नुक्ता नजर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को सजा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और वो 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली की थी। आज बड़े अहम रिमार्क्स आए जिनका खुलासा मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाइये में रखा। क्या तवक्कुआत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच से PMLN की, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने भी 2 हल्कों से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। देखिए जी, तवक्कुआत अदालत को कानून कायदे के मुताबिक फैसले करने चाहिए, उनकी तशरीह करनी चाहिए। अब जज साहिबान क्या करते हैं ये उनकी अपनी राय और मर्जी है जी। बतौर सियासी कारकुन मुझे इतना मालूम है कि मुख्तलिफ अदवार में जो डिक्टेटर्स आए उन्होंने सियासी रहनुमाओं के और खासकर जो सियासी क़यादत है उनका रास्ता रोकने के लिए ये सारा कुछ किया और इस तरह के कवानीन, इस तरह की चीजें, और फिर उनको फुलफिल करने के लिए जिस तरह से साकिब निसार साहब के दौर में वो केस बने और उन केसों के अंदर क्या फैसला था, पनामा से अकामा निकला, वो सारी चीजें बदनीति के ऊपर मबनी है। अच्छा। और वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर लीडरशिप को किनारे पे करने, क्योंकि पॉपुलर लीडरशिप के होते हुए जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इक्तदार के ऐवानों में उस तरह से अपने कामयाबी नहीं हासिल कर पाती और वो जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाती। ओके, ये आपका नुक्ता नजर है। मेरे साथ ही रहेगा शर्मिला फारूकी साहबा से भी जरूर हम जवाब लेंगे। शर्मिला फारूकी साहबा, आप इस हवाले से क्या राय रखती हैं कि सियासतदानों की जो ताहयात नाअहली है, आप इस हवाले से पीपल्स पार्टी की क्या राय है? और सुप्रीम कोर्ट ने में ये केस सुना जा रहा है, जाहिर बात है चीफ जस्टिस साहब ने आज ये वाज़े इशारा उनकी जानिब से आया था कि अगली समाअत में जो है वो कोशिश की जाएगी कि इसको मुकम्मल किया जाए और फैसले की तरफ बढ़ा जाए। बड़ा क्रिटिकल है
और बड़ी अहम समात है, क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब और दीगर बहुत से पार्लियामेंटेरियंस को 62(1)F के तहत जब सजा दी गई तो वो ताहयात नैली थी। फिर हमने देखा जो साबका पार्लियामेंट थी, उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके इसको कौमी असम्बली ने 5 साल तक इसकी मुद्दत मुतय्यन कर दी थी। क्या कहेंगी शर्मिला साहब इस नुक्ते पे? जी शुक्रिया अनवार साहब। देखिए, बात ये है कि हम पार्लियामान की कलेक्टिव विजडम को तो चैलेंज नहीं कर सकते। पार्लियामान इज सुप्रीम इन मेकिंग लॉज एंड अमेंडमेंट्स। अब अगर पार्लियामान ने इस कानून को, इस अमेंडमेंट को पास किया है कि नाअहली 5 साल होनी चाहिए, तो मैं समझती हूँ कि ये एक अप्रोप्रिएट टर्म है। ताहयात किसी को भी, बिलखुसूस एक सियासतदान को नाअहल कर देना हमेशा के लिए सियासत से, ये मैं समझती हूँ कि अगेन इट्स अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। लेकिन चूँकि अब ये मामला ज़ेर अल्तवाह है, अदालतों में ज़ेर बहस है और थर्सडे को इस पर 4 तारीख को मैं समझती हूँ फ़ैसला भी आ जाएगा या फ़ैसला महफूज हो जाएगा, क्योंकि आइंदा इलेक्शंस नज़दीक हैं, तो आई थिंक फ़ैसला आ जाएगा। तो हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा कि अदालत इस मामले में अपनी क्या राय रखती है, और ऑफ कोर्स वो राय जो है वो हतमी होगी। लेकिन मैं समझती हूँ, मेरी जमात समझती है कि ये जो ताहयात नाअहली है, ये दिस इज़ अ बिट वेरी एग्रेसिव, और किसी भी शख्स को ताहयात नाअहल कर देना, ये ना सिर्फ इसका ह्यूमन राइट की वायलेशन है, बल्कि ये ज़्यादती है, ज़्यादती के ज़िम्मे में आती है। ठीक है। कागजात नामजदगी के जिनके मुस्तरद हुए हैं, उनके अपील्स वो दायर कर रहे हैं चौधरी जाफर साहब, और नवाज शरीफ साहब की भी कागजात नामजदगी और शहबाज शरीफ साहब के भी कागजात नामजदगी पे एतराज़ आए गए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। ये जो प्रोसेस हुआ है, मैं चौधरी साहब, आप चूंकि एक पॉलिटिकल आदमी और आपने अभी भी एक पॉलिटिकल बात की कि जब मकबूल लीडरशिप आती है तो जाहिर बात है वो ज़्यादा स्पेस अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनकी बात को सुना जाए। आप क्या कहेंगे? बहुत इस पे बात हो रही है कि जी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, अगरचे मैं फिगर्स देख रहा था तो 2002 से 2000 अब तक के, क्योंकि राइट ऑफ अपील तो है, लेकिन 12% जो है वो कागजात नामजदगी 12% के करीब मुस्तरद हुए हैं। लेकिन चूंकि अभी तैमूर झगड़ा साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनकी जमात के कहना है कि हमारे खिलाफ जो है वो ज़्यादातर ये कागजात नामजदगी हमारे उम्मीदवारों के मुस्तरद हुए हैं। क्या कहेंगे चौधरी जाफर साहब? आप समझते हैं कि एक मुकाबला होना चाहिए और ये जो तासुर है वो नहीं क्रिएट होना चाहिए, जो परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है कि शायद ये आप लोगों को फेवर दी जा रही है और एक जमात जो है उसको दीवार से लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी कल का भी दिन है कागजात नामजदगी के खिलाफ मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर कराने की। तो इस पर्सपेक्टिव से भी मैं आपका मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। देखिए, 2 मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं इसमें। जहाँ तक पीटीआई की बात है, और पीटीआई जिस अंजाम की तरफ इस मुल्क को लेके जा रही थी, आज वो खुद उस अंजाम की तरफ जा रही है। 2014 से शुरू करके आप कोई एक काम बता दें जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब का और उनकी टीम का, जो उन्होंने सियासी किया हो, पॉलिटिकल विजडम के साथ किया हो। पॉलिटिकल विजडम क्या है कि आप आवाम के मुंतखब, आपको उनकी शक्लें अच्छी लगे या ना लगे, ठीक, आप उनको साथ लेके ऐवान दोनों जो हैं, कौमी और असेंबली का और सेनेट का, लेके चलें और मुल्की तरक्की के और मुल्की बेहतरी के फैसले करें, कानून साजी करें। इमरान खान साहब ने हर जगह एक नया अंदाज अपनाया, एक नया तरीका अपनाया जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। आप उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड्स को देख लें, आप उनकी तकारीर जिस तरह से वो लोगों को मुखातिब करते थे वो देख लें, नकलें उतारते थे वो देख लें, असेंबली के अंदर मिल बैठने की बात कर लें वो देख लें। फिर 2018 के इंतखाबात में किस तरह से उन्होंने किस किस को साथ मिलाया, कहां कहां से लेकर, और 18 के इंतखाबात के बाद उनकी सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, किस तरह पैसा चलाया, किस तरह लोगों को साथ मिलाया। आज फिर वो इन इंतखाबात के अंदर फिर वही, और बल्कि इससे पहले जरा अगर 9 मई पे आ जाएं, इससे पहले भी ये होता रहा कि पार्टियों के ऊपर मुश्किल वक्त आता रहा, उनकी सियासत जो है, उनकी क़यादत जेलों में जाती रही। वो बारहा, लेकिन आप तो नहीं चाहेंगे आपकी कतल साहब के दायरों का सफर जारी रहे? आप तो नहीं चाहेंगे ना? नहीं, दायरों के सफर की नहीं बात मैं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूं कि आप जो बोते हैं वही आपने फसल काटनी है। ठीक, हमने 2018 तक हुकूमत भी चलाई, हमने जीआईटी को फेस किया, हमने साकिब निसार को फेस किया, हमने फैज साहब को फेस किया, हमने एक एक काम, लेकिन साथ हम सियासी जमातों को लेके चले और मुल्क को डीरेल करने की बात नहीं की। 2018 के इंतखाबात में क्या हुआ?
मैं आज आपको दिखा देता हूँ 5-7 पर्चे थे जो मेरे और मेरी टीम के ऊपर हुए थे जब हमने लाहौर का रुख किया, जब कायदे मोहतरम तशरीफ लाए और मरियम बीबी तशरीफ लाई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी एक पुलिस स्टेशन को भी कहीं जलाया गया, किसी रेलवे स्टेशन को जलाया गया, किसी हॉस्पिटल को, किसी मोटरवे के टोल प्लाजे को? और यहाँ तो बात यहाँ तक पहुंची कि शोहदा की यादगारों की बेहुरमती हुई और डायरेक्ट उन चीजों पे हमला हुआ जो मेरी और आपकी हिफाजत के लिए। अगर आपको बाजवा साहब का किरदार पसंद नहीं, फैज साहब का पसंद नहीं, किसी दूसरे का, तो खुदारा मुल्क मेरा है, ये असासे मेरे हैं, ये फौज मेरी है, आप चढ़ दौड़े हैं। अब जब आप इस तरह के हमले करेंगे, और फिर जो कासिम सूरी साहब की वो रूलिंग थी कौमी असम्बली के अंदर तहरीक अदम, वो गैर आईनी इकदाम है। एक शख्स वजीर आजम हाउस में बैठ के वो काम करे जो आपका सर परवेज नुक्ता क्या है? क्या इस हवाले से फिर क्या पीटीआई का जो इंतखाबी बल्ले का निशान है वो वापस ले लिया जाए, या इलेक्शन लड़ने की इजाजत देखिए, ये ना हो उस फैसला, जमात को? ये ना मेरी ये ख्वाहिश है, ना मैं इसके लिए कोई दलील लेके आया हूं। ये काम इलेक्शन कमीशन का है करने का। मेरे पार्टी के इंतखाबात भी चैलेंज हुए, मेरी पार्टी का सदर हमने मुंतखब किया, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई कि नहीं जी नवाज शरीफ जो है वो सदर नहीं हो सकते। हमने अगला सदर मुंतखब किया, हमने अपना जमहूरी सफर जारी रखा, हमने अदालतों के ऊपर हमला नहीं किया, हमने जजेस के ऊपर हमला नहीं किया। तो अगर कहीं कोई आपके रास्ते में रुकावट आती है तो यू आर अ पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन तो विजडम के जरिए, अपनी बसीरत के जरिए, अपने सियासी सोच के जरिए रास्ता निकालता है। वो उठा के इस मुल्क को, जिस मुल्क की वो सियासत करना चाहता है, उसको आग लगाने तो नहीं चल पड़ता। तो जो इन्होंने किया है, अब एक शख्स मुलव्वस है कि उसने कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला किया है, एक शख्स मुलव्वस है कि उसने मियां वाली एयरबेस के ऊपर हमला किया है, एक शख्स मुलव्वस है कि वो जाके जीएचक्यू के गेट के ऊपर आग लगा के आता है। तो वो कहे कि मैं कहीं पनाहगाह में अंदर बैठा रहूं, अदालत के अंदर पेश ना हूं, मैं इश्तिहारी मुजरिम भी हूं और मेरे कागजात भी एक्सेप्ट कर लिए जाएं। दूसरा शख्स ये चाहे कि वो अपने असासे डिक्लेयर न करे, वो अपनी इनकम डिक्लेयर न करे, और अगर इतराज उसके ऊपर हो और उस बुनियाद पे उसके पेपर मुस्तरद हों, वो कहने जी मुझे इंतकाम का निशाना बनाया। तो आप कहते हैं कि जो हो रहा है कि जस्टिस जो है वो उनके साथ हो रहा है जिन्होंने ये इकदाम उठाए हैं, मेरे साथ ही रहेगा। आप डॉक्टर शबीला फारूकी साहब, आपकी इस हवाले से क्या रहा है? आपने जो माइंड है वो तो पढ़ लिया होगा चौधरी जाफर साहब की गुफ्तगू से, आप इस हवाले से क्या राय रखती हैं कि जो कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने के हवाले से एक तासुर क्रिएट किया गया, जिस हवाले से मैंने आपको फैक्ट्स भी बताया कि कभी 10% मुस्तरद हुए, 12% हुए, 14% गालिबन इससे पहले भी हो चुके हैं। बहुत बड़ा फिगर नहीं है लेकिन मुस्तरद हुए हैं, अब उनको राइट ऑफ अपील है। आप किस तरह देखती हैं? आप भी इसको मकाफात अमल के तौर पर देख रही हैं जैसे चौधरी जाफर इकबाल साहब देख रहे हैं? अनवार साहब, नहीं, मैं इसे मकाफात अमल के तौर पे नहीं देख रही, मैं इसे एक इलेक्शन प्रोसेस के ज़मरे के अंदर देख रही हूँ। देखिए, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में कागजात नामजदगी जमा हुए हैं और उसमें से अगर कोई 2,500-3 हज़ार रिजेक्ट हुए हैं जिसपे तमाम जमातों के हैं, तो उसमें कोई ना कोई वजह होगी जी। आरओ ने कोई ना कोई वजह तो दी होगी, और अगेन राइट ऑफ अपील भी मौजूद है, और इनमें से जो लोग इलेक्शन वाक़तन लड़ना चाहते हैं वो अपील में भी गए हैं। अब बात यह है कि अगर कोई लोन डिफ़ॉल्टर है और उसने लोन अगर नहीं वापस करा तो फिर वो ज़ाहिरी बात है उसके कागज़ रिजेक्ट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, यहाँ सिंध के अंदर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, उनकी फैमिली के हुए हैं। सो कोई ना कोई रीज़न है, वैलिड रीज़न है, कोई फ्लिमजी रीज़न नहीं है, और अगर कोई फ्लिमजी रीज़न है तो फिर अगेन वो अपील में जाके वो बहाली हो सकती है। अब इनमें से बहुत से लोगों की बहाली होगी। देखिए, ये हमेशा होता है, हर इलेक्शन के अंदर होता है, ये पहली बार नहीं हुआ कि कागजात नामजदगी कुछ लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं। हर दफ़ा हर इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं। यहाँ पर तो आपने अगर 2,000 रुपये का बिजली का बिल अगर नहीं दिया, उसके डिफ़ॉल्टर हैं, तो भी आपके कागज़ रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जब हम इलेक्शन के अंदर नॉमिनेशन डालते हैं और जब हम कागजात जमा करते हैं तो हम हर एक एक चीज़ जो है उसको बड़ा क्लियर करते हैं, एक एक चीज़ जो है हम उसका ख्याल रखते हैं और हम कागजात जमा करते हैं, क्योंकि स्क्रूटनी के टाइम रिजेक्शन आ सकती है। अब बात यह है कि देखिए, इस मुल्क के अंदर अल्लाह करे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, लेकिन ये जो कागजात नामजदगी के ऊपर जो इतना इशू है, मेरा सवाल तो ये है कि इस वक्त इलेक्शन का माहौल कहाँ है? अच्छा, पीपल्स पार्टी के अलावा वो कौन सी दूसरी जमात है जो मैदान के अंदर है? आपको कोई नजर आ रही है? ये ड्राइंग रूम में शमूलियत हो रही है जी,
मैं आपसे कहना चाहूँ डॉक्टर शर्मिला साहबा, ये सवाल मैं वैसे मैं चौधरी साहब के सामने रखूंगा। कामरान मुर्तजा साहब ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन कल मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि इलेक्शन का माहौल उसमें का जब हालात पुरअमन होंगे, तो वो तो ये कह रहे थे। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की डेरा इस्माइल खान से मौलाना फजल रहमान साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये कुछ दिन मौखर हो जाए तो उसमें कोई कबात नहीं। 2013 में अनवार साहब क्या मामला, नहीं एक सेकंड, अनवार साहब 2013 याद होगा आप सबको, क्या माहौल साजगार था पीपल्स पार्टी और एएनपी के लिए। हर जलसे के अंदर धमाके, यहाँ तक हमारी लीडरशिप बाहर नहीं निकल सकती थी, हम कोई जलसा नहीं कर सकते। इलेक्शन हुए ना हुए, यस, यही लोग जलसे कर रहे थे, हम तो नहीं। एएनपी और पीपल्स पार्टी तो नहीं कर पा रही थी उस वक्त। कौन सा जो माहौल था वो साजगार था। अहम नुकता आपने उठाया। कामरान मुर्तजा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। मैं चौधरी जाफर साहब आपसे सर पूछूंगा कि इलेक्शन मुहिम आपकी क्यों कर नजर नहीं आ रही, और अभी तक टिकटों के मामले पे नून लीग में फैसला क्यों नहीं हो पाया, बिलखसूस आपका नहीं, लेकिन जो मीडिया में खबरें आ रही हैं चंद ऐसे हल्के हैं जिसमें बहुत मुश्किल पेश आ रही है। कामरान मुर्तजा साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये मौलाना फजल रहमान साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सवाल आपकी मौजूदगी में पूछा था शर्मिला फारूकी साहब ने, उन्होंने बड़ा तो पहले जवाब दे लेने दें। चौधरी साहब, मैं अगर कामरान साहब को भी शामिल कर दूं फिर आप सर जवाब दीजिएगा। जी सेनेटर कामरान साहब क्या कहेंगे सर, ये मौलाना साहब ने एक दफा फिर बात की कि इलेक्शन कुछ दिन मौखर हो जाए तो उस पर कोई हर्ज नहीं है। शर्मिला साहबा ने कहा कि 2013 में उनकी जमात जलसा नहीं कर पा रही थी, तो हालात को कभी भी ऐसे साजगार नहीं होते, फिर इलेक्शन की मौखर होने की क्यों कर बात बार बार की जा रही है। अभी थोड़े दिन पहले तो शर्मिला साहबा भी जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही थी। हालांकि उनका कोई लोग जो है ना वो इस तरह से मर्डर नहीं हुए थे, कत्ल नहीं हुए थे, दहशतगर्दी का शिकार नहीं हुए थे जिस तरह से हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। उनके ऊपर कोई बाजोड़ जैसा हमला नहीं हुआ था, उनके ऊपर कोई हाफिज अब्दुल्ला जैसा हमला नहीं हुआ था, मगर सिर्फ लोगों के जो है ना वो शमूलियतों से जो है ना उनको लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत पैदा हो गई थी। फिर जब कुछ लोग उनकी तरफ गए तो फिर उनकी वो शिकायत शायद रफा हो गई है। लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को तो शहीद किया गया था सर 2007 के इलेक्शन कैंपेन ट्रेल में। बिल्कुल वो शहीद हुई थी, मोहतरमा को शहीद किया गया था, मगर उस वक्त भी जो है हालात ऐसे थे कि जिसमें जो है वो इलेक्शन जो है डिले हुए थे, शायद 40 दिन डिले हुए जी हाँ उनकी वजह से। तो अब हमारे यहाँ भी जो है ना वो हालात ऐसे हैं कि हम बिल्कुल जो है निकल नहीं पा रहे, और हम एक अपना मौकफ अपना रख रहे हैं कि ये हमसे तो कंपेन नहीं हो पा रही। हमारे साथ तो मसला ये है कि हम घर से बाहर निकलते हैं तो कोई कहीं पटाखे बजने शुरू हो जाते हैं, कहीं फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इन मामलात को दुरुस्त करने के लिए कम से कम इंतजामिया को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार है, केयर टेकर्स इसके जिम्मेदार है, वो इन मामलात को दुरुस्त करें। तो हम अपना मौकफ रख रहे हैं। अगर इलेक्शन होंगे तो हम भी, जिस तरह से इलेक्शन पहले फरवरी में अगर हुए थे तो इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, दूसरों ने भी पार्टिसिपेट किया था, जो नुकसान हुए थे वो हुए थे। हम भी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, मगर अपना मौकफ तो लोगों के सामने आना चाहिए ना कि ये सारे मसाइल हैं जिसमें हमको रोका जा रहा है, जिसमें हमारा बाजू बढ़ाया जा रहा है, जिसमें हमको बाहर निकल के कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी जाती। तो सर अब तो 38 दिन रह गए। आज भी चीफ जस्टिस साहब ने जो केस था आरओ को हार्ट के आरओ की मुअत्तली का, पेशावर हाईकोर्ट का फैसला, उसे कल अदम करार दिया है, उसे ख़त्म कर दिया। और आज उनकी ऑब्जर्वेशन भी आई थी कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त होने हैं और इसके दरमियान जो कोई भी रुकावटें हैं उन्हें ख़त्म किया जाएगा। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा साहब तो बहुत क्लियर हैं, सुप्रीम कोर्ट तो इस हवाले से बहुत क्लियर है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। आप तो खुद भी बहुत मारूफ कानूनदान है। लाहौर हाई कोर्ट का एक सिंगल बेंच का फैसला भी मुअत्तल किया, पेशावर हाई कोर्ट का कोहाट के आरओ का फैसला मुअत्तल किया है। तो कामरान साहब, फिर ऐसे सिचुएशन में मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान के बड़े जीरक सियासतदान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, पार्टी के कायद हैं। सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी ऑर्डर सिचुएशन जो चल रही है इस वक्त मुल्क में जी, और स्पेशली सूबों में, उसके ऊपर भी कोई सो मोटो ले ले। उसमें भी जो है ना केयर टेकर्स को बुलवा के पूछ लें कि भाई ये आप किस चीज के केयर टेकर है, ये क्या हो रहा है कि ये बहुत सारे इलाकों में गवर्नमेंट की रिट खत्म हुई है और जत्थे के जत्थे जो है वहां पे फिर रहे हैं। कम से कम इसको तो ठीक कर लीजिए। नहीं आपका हम रुकते तो आप सर क्यों नहीं, आप लोग जाके उस पर पिटीशन क्यों नहीं कर देते? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आप समझते हैं कि इससे कोई मतलब कोई फॉलो अप एक्शन होगा, या सुप्रीम कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया जाता इस सिलसिले में आप लोगों की जानिब से? ये की जाती है कि शायद इलेक्शन मुलतवी करवाया जाए, मगर ये मुलतवी करवाने के लिए नहीं, सिर्फ हम अपना मौकफ रख रहे हैं। इलेक्शन जब भी होंगे हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, मेरे साथ रहेगा। चौधरी जाफर साहब, सर आपसे एक सवाल, आप इस सवाल की क्या राय है? शर्मिला फारूकी साहबा का तो हमने नुक्ता दर सुन लिया, उन्होंने कहा 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और एएनपी को, एंड शी इज क्वाइट राइट, वो इलेक्शन जलसा नहीं कर सकते थे। हमें एएनपी के जायद खान साहब की बातें अभी भी याद हैं, बशीर बिलोर साहब,
और जो है वो हारून बिलोर साहब, उनकी शहादतें हो चुकी हैं, मोहतरमा की शहादत हुई है। अब आपके सामने कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कैंपेन के लिए बाहर ही नहीं निकल सकते। मौलाना फजल रहमान साहब अपने भाई हल्के डी खान से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि अभी घर में ही बैठे होते हैं तो गाड़ियों पे गोलियां बरस जाती हैं। इस पे आप क्या मौक़िफ़ देंगे, पीएमएल का क्या नुक्ता नजर? और दूसरा, आप लोगों की इलेक्शन कैंपेन किधर है नेशनल लेवल पे? अभी तक वो, आज भी मैं खबर पढ़ रहा था कि अभी भी पार्टी टिकट्स के फैसले हो रहे हैं। अब तो इलेक्शन सर पे आ गया है सर, 38 दिन रह गए। जी, आपका पहले ये सवाल था कि नून लीग के टिकटों के फैसले और साथ में ये कि इलेक्शन कैंपेन ही नजर है। इलेक्शन कैंपेन के लिए तो मैं आपको पिछले 2-3 दिन की जो मुख्तलिफ इजला की झलकियां हैं सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं। मुझे आपका नंबर मेरे पास है, मैं भेजता हूं। आप शर्मिला बीबी को भी वो अरसाल कर दीजिएगा और देख लें कि किस अंदाज में और कहां कहां कैसे हो रहा है। जहां तक टिकटों की बात है तो पंजाब की सदारत रही बड़ा अरसा कमर ज़मान कायरा साहब के पास, और बड़े मारूफ लीडर हैं इनके। मेरा और कायरा साहब का एक ही हल्का है और जिला गुजरात है। जिला गुजरात के अंदर 12 नशिस्तें हैं, 4 कौमी असम्बली की और 8 सूबाई असम्बली की। तो पीपल्स पार्टी के लिए तो बहुत आसान है टिकटों के फैसले करने, क्योंकि 12 सीटों पे सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं और दोनों कायरा साहिबान हैं। नदीम असगर कायरा PP33 और कमर ज़मान कायरा NA65। तो बिलावल साहब के लिए और जरदारी साहब के लिए 12 सीटों पे सिर्फ 2 आदमी हैं। एक मिनट में फैसला हो जाएगा, मिनट से पहले हो गया, बल्कि कागज भरने से पहले फैसला हो गया। नून लीग की अगर बात करेंगे तो हमने 4 सूबों के अंदर मियां नवाज शरीफ ने तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया टिकट के लिए उनको खुद सुना और उसके बाद फिर पिछले 2 दिनों में उन चीजों को फाइनल किया। और शर्मिला बीबी को इस चीज का एहसास है कि खुद क़यादत ने पहले गो हेड दिया होता है, बताया होता है कि कौन कौन कहां कहां। हाँ, चंद एक जगह पे रह जाता है जहां पे कभी, जिस तरह अभी जो है वो हल्का बंदी नहीं हुई, तो कई इजला में ऐसे हो गया कि 2-2 कैंडिडेट जो है वो एक-एक हल्के में आ गए। उनका घर भी और उनका मेन हल्का भी उधर आ गया, वो भी आ गया। तो वहां कुछ फैसले करने हैं तो वो यकीनन टाइम कंज्यूमिंग है। जिनके पास उम्मीदवार ही कोई नहीं पूरी गुजरांवाला डिवीजन में कायरा साहब के अलावा 6 इजला में, कितनी मौज है, तो उनके फैसले तो बड़े आसान वो तो कह रहे हैं हम सरप्राइज देंगे आपको 8 फरवरी में, 8 फरवरी को। भाई कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो सरप्राइज देगा ना। बिलावल साहब लाहौर आ गए, 127 के कागजात मंजूर हो गए। मैं कहना जी बिलावल साहब लाले मुझसे तशरीफ लान, मैं मेजबानी करांगा, लेकिन पहले अपने खिलाड़ी तो पूरे कर लें। जिनके पास बंदे ही नहीं खेलने के लिए, कोई किसी ने फॉर्म ही जमा नहीं कराया टिकट लेने के लिए, 12 सीटों पे सिर्फ 2 बंदे हैं। चले सर, ये बात तो मैं शर्मिला साहब पूछूंगा। आप ये जो सर सरप्राइज होगा। अगली बात जो है मौलाना साहब की जो बात है, जी मैं आता हूँ। अनफॉर्चुनेटली एक अरसे से हम इस दहशतगर्दी का शिकार हैं और उसका सबब सियासी अदम इस्तेहकाम है। मियां नवाज शरीफ को 2013 में हुकूमत मिली, आज से ज्यादा खराब हालात थे और मियां साहब सारी जमातों को साथ लेके चले, मुल्क के अंदर जो यूनिफॉर्म इंस्टीट्यूशंस हैं उनको साथ लेके चले, उनको माली ताउन भी दिया, सियासी सोच भी दी, लाया अमल भी दिया और हम 18 में पहुंचने तक बड़ी हद तक जो 17-18 के जो इंतखाबात में उसमें इस तरह की, आपने 13 की मिसाल दी और 13 के बाद आप दोबारा 24 के इंतखाबात की मिसाल दे रहे हैं। 18 के अंदर बहुत बेहतर माहौल था इन दोनों से। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, सियासी लीडरशिप का कंट्रोल नहीं होगा, तो ये इस तरह ही हालात रहेंगे। और ये बड़े अलार्मिंग हैं, बहुत अलार्मिंग हैं कि वो लोग जिन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को वो रास्ता देना है जिसके अंदर आम आदमी की भी बेहतरी हो, मुल्क भी आगे चले, वो हिट लिस्ट पे हैं। तो यकीनन किसकी हिट लिस्ट पे होंगे? जो इस मुल्क के दुश्मन हैं। तो ये बहुत जी, आप बात कीजिएगा जी। तो इन हालात में यकीनन इलेक्शन कैंपेन चलाना, बाहर निकलना, आप लोग पीएमएल इलेक्शन चंद दिनों के मौखर होने की जो मौलाना साहब ने बात की, उस पर आप लोग का ये राय है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए? मेरी राय ये है कि जो तय हुआ है उसके मुताबिक होना चाहिए। ओके, सियासी लीडरशिप मिल बैठे और जो हमारे साथ नहीं बैठते रहे उनको भी साथ बिठाएं। जरा मेरे साथ चौधरी साहब रहेगा, क्योंकि आपने वो 12 सीटों की बात की है, तो मैं शर्मिला साहबा की आपकी मौजूदगी में राय लेना चाहूंगा। शर्मिला साहब वो कह रही है आप लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप लोग की तो चौधरी जाफर साहब ने पूरी कैलकुलेशन बताई आपके सामने कि गुजरांवाला की 12 सीटों में से 2 सीटों के कैंडिडेट्स हैं।
गुजरात की 12 सीटों में 2 कैंडिडेट्स पे, और कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड का कहते थे, जब से शमूलतें हुई हैं, फैसल वाडा साहब की जरदारी साहब से मुलाकात हुई है, इसके अलावा जो निगरान वजीर दाखिला गए हैं सरफराज बुगटी साहब, तब से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप लोगों की अब खत्म हो गई है। ये दोनों जमातों की जाने से मौक़िफ़ आया। देखिए जी, बात ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है? इट इज़ अ प्रीरेक्विजिट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब अगर किसी एक जमात और एक जमात के लीडर को कोई बिलखुसूस ख़ास रियायत दी जाए, स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाए और बाकियों को ना दिया जाए, तो ये फिर लेवल प्लेइंग फील्ड दीगर जमातों के लिए नहीं है, ये उस ज़िम्मे में आता है। ठीक। इसी तरीके से सिंध के अंदर आप देखें, इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद 8 सीनियर पुलिस अफसरान का तबादला कर दिया गया। इसके ऊपर हमने इन राइटिंग ECP से एहतजाज किया है। फिर जो आपकी वफाकी काबीना है, उसमें से एक शख्स को तो चलें आपने फारिग कर दिया, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी 3-4 अशखास ऐसे बैठे हैं जिनका करीबी ताल्लुक है PMLN से। फिर आप ये देखिए कि यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि एक स्क्रिप्ट के तहत मामला चल रहे हैं। मैं दोबारा उस बात पे आऊँगी अनवार साहब, और ये बहुत अहम है, क्योंकि देखिए इस वक्त सिर्फ मैदान में इलेक्शन लड़ने के लिए पीपल्स पार्टी मौजूद है। PMLN के हमने कोई जलसे, कोई वर्कर्स कन्वेंशन नहीं देखे, PTI के नहीं देखे, MQM के नहीं देखे, JUIF के नहीं देखे। वो कह रहे हैं हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा, JUIF के वाले कह रहे हैं कि हमें मौका ही नहीं मिल रहा। नहीं जी, देखें, ये देखें, तो आपके सामने कामरान साहब कह रहे हैं। अनवार साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, नहीं मौका किसने नहीं दिया, क्यों नहीं मौका मिल रहा? जलसे करें, सब कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा कर आई, वर्कर कन्वेंशन कर आई, हम बलूचिस्तान में कर आए। आप तो वहां के बासी हैं, आपको कौन रोक रहा है? आप करें जलसे। ये आपका अहम नुक्ता है। हमने तो उस वक्त भी इलेक्शन लड़ा था 2013 में, जब हम जलसे नहीं कर पाते थे, बम धमाके हो जाते थे, हमें थ्रेट थी, उस वक्त भी हमने इलेक्शन लड़ा। मंशूर इनमें से किसी का नहीं आया। हमारे 10 नकाती एजेंडे में यूथ के लिए मजदूर कार्ड है, BISP के हवाले से हमने बात की कि हम उसका जिम्रा बढ़ाएंगे। हमने बात की है कि हम सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगे। हमने अस्पतालों की सेहत की सहूलियात बढ़ाने की बात की है। 30 लाख घरों की बात की है कि किस तरीके से हम लो कॉस्ट हाउस 30 लाख घर बनाएंगे, लो कॉस्ट हाउसिंग की हमने बात की है। भाई ये वो चीजें हैं जो एक आम आदमी की जरूरत है। मुझे आप ये बताइए कि पीपल्स पार्टी के अलावा कौन और वो अपना प्लान लेकर आया है? इसका जवाब ले लेते हैं। इलेक्शन में जाएंगे, जीत गए तो फिर अवाम किस तरह खिदमत करेंगे? जी मैं एक छोटा सा वक्फा शामिल करता हूँ। शर्मिला साहब, ये नुकता मैं कामरान साहब के सामने उठाऊंगा, और चौधरी जाफर साहब अब इस वक्त नहीं है, लेकिन आपकी बात जो है वो सामने आ गई है। ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिए। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। प्रोग्राम सच में एक दफा फिर खुशामदीद। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर जो शर्मिला फारूकी साहब ने नुकता उठाया कि आप लोग तो रहने वाले हैं ज़ाहिर बात है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आप लोग क्यों नहीं बाहर निकल के जलसा कर पा रहे? इन्होंने यौम तासीस कर लिया, कोयटा में, बाजोड़ में कर लिया, दीगर अपर दीन में जाकर जलसा किया, गुजरावाला में बिलावल साहब ने किया, लड़काना में गड़ी खुदा बख्श में 27 दिसंबर को किया, और दूसरों ने कहा हमने तो 10 नुकाती एजेंडा दिया है। बिलावल साहब ने सक्कर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था 30 लाख घर बनाएंगे, सोलर पैनल देंगे, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली जिससे बनेगी, इसके अलावा उनका डायरेक्ट सब्सिडीज़ देंगे गोराबाग में बिलखसूस किसानों को, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वसत देंगे। तो उनका पीपल्स पार्टी तो वाहिद जमात है जो पूरी तैयारी के साथ जो है वो इस वक्त मैदान में। और दूसरा मैं व्यूअर्स को ये भी अपडेट करता चलूँ कि तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने हमसे कमिटमेंट की थी कि वो प्रोग्राम में आएंगे, तो मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए एज ए स्टेट चैनल हमने उनको दावत दी थी, उन्होंने कबूली थी। हमारे पास मैसेजेस हैं, उसके बावजूद वो स्काइप पे ऑफलाइन आ रहे हैं, वो
उस हवाले से उनसे कोई खबर नहीं। हम कोशिश करें कि कोई और पीटीआई का नुमाइंदा आ जाए। बारकैफ उन्होंने हमसे बदहदी की है तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड पे ले आऊँ। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, आप बात कीजिएगा। देखिए, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम तो रहने वाले हैं, तो हम क्यों वहाँ पे जलसा नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कोयटा में मौलाना ने वहाँ जो तारीख का जो सबसे बड़ा जलसा किया है उसको कोई भी मीट विद नहीं कर पाया आज तक, और ये रिसेंट इसी कैंपेन के बाद किया गया, जिसके साथ साथ हमें थ्रेट लेटर भी जो है ना इशू किए गए थे वजीर दाखिला साहब की तरफ से, जो अब इनके साथ ही है। वैसे कोई सरीना में हमने कोई यौम तासीस नहीं मनाया, सरीना में हमने जाके कोई जलसा नहीं किया, हमने सारे जलसे जो है ना वो पब्लिक में किए। और जहाँ तक मंशूर की बात रह गई, मंशूर की बात जो है वो लोग ये भी देखते हैं कि मंशूर जो है वो जितना भी सुहाना जो है वो दिखाया जाए, तो 10-15 साल जो पीछे गवर्नमेंट हुई है उसमें क्या किसी का अमल रहा है, तो वो मंशूर जो है उसी जो है तसलसल में हुआ करता है। तो उस तसलसल में देखा जाएगा। पेशावर का जलसा हमारा देख लीजिए, मेरा ख्याल है इसको कोई मीट विद नहीं कर पाया। लड़काने में जलसा देख लीजिए, लड़काने के जलसे के फुटेज किसी को कहिए शेयर कर दे, मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी भी ऐसा जलसा नहीं कर सकती। कराची अच्छा, के जलसा तो इसका मतलब लड़काना में आप लोग अपसेट कर सकते हैं। जनाब करेंगे। आज वो पीपल्स पार्टी इसलिए हमारे साथ बैठने पे शायद मजबूर हुई, बैठे पे मजबूर हो गई है पीपल्स पार्टी। दूसरा चलिए नुकता तो आ गया, आपका सर मैनिफेस्टो किधर है वैसे बाय द वे जमीयत उलमा इस्लाम का? लोगों को जब आप जलसे में गुफ्तगू करते हैं तो बताते होंगे ना कि अगर आप लोग हमें वोट देंगे हम आपकी जिंदगी में ये तब्दीलियां लेकर आएंगे, ये काम करेंगे। वो सर आपका क्या मैनिफेस्टो है? क्या मोटी बात क्या कर रहे हैं लोगों से, क्या नारा देते हैं उनको? देखिए जितनी मोटी बातें या मैनिफेस्टो की बात है वो आपको अगर चाहे तो आपको भिजवा देंगे। आज सुबह भी आपके पीटीवी ने जो है इस पे प्रोग्राम रखा हुआ था, और वो प्रोग्राम जो है वो मैनिफेस्टो के हवाले से था। 3 जमातें थी उसमें, और वो हमने मैनिफेस्टो जो है उसमें वो दिया है। वो मोटी बातें जो है वो बहुत सारी हैं उसमें, मगर उन सारी मोटी बातों के साथ एक छोटी बात और भी है कि जिस पार्टी ने हुकूमतें की हैं और हुकूमतों में रहे हैं, उनका वो अमल जो है वो उनका मैनिफेस्टो होता है। आप भी रहे ना साहब का हुकूमत पीडिया में रहे हैं ना आप लोग 16 माह? हम सिर्फ 15-16 माह तो बिल्कुल रहे हैं, 3-4 वजारतों की हद तक या 2.5 वजारतों की हद तक रहे हैं। हम भी जो है उसके लिए अपना अमल जो है हमारा भी लोगों के सामने, तो वो सारे का सारा जो ना इनफैक्ट जो असल मैनिफेस्टो होता है वो आपका वो अमल होता है जो आपने गुजारा होता है हुकूमत के अंदर, तो वो आपका जो है वो आता है। बाकी आपको तहरीरी शक्ल में चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वरना आपके पीटीवी के साथ सुबह जो है हमने इस पे प्रोग्राम किया। ठीक, अच्छा मैं दूसरा सर ये भी, आप चूंकि उस वक्त आप प्रोग्राम में शरीक नहीं हो पाए थे शुरू में, सर ये ताहयात नैली के हवाले से भी मैं आपको कमेंट लेना चाहूंगा, फिर मैं शर्मिला बीबी के पास जाऊंगा। ताहयात नैली का केस भी सुना जा रहा है, लार्जर बेंच की के सामने है, 7 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, और आज आम रिमार्क्स भी आए जिसमें उन्होंने कहा कि एक शख्स को अगर एक दफ़ा सज़ा हो जाती तो क्या ये काफ़ी नहीं होता ताहयात इंतखाबात ना लड़ने की सज़ा के हवाले से? ये कमेंट्स आए थे, इस पर अपनी राय दीजिएगा। और पेशावर हाई कोर्ट मुतवक्के है कि कल फैसला आएगा पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से, इन दोनों पे आपकी क्या राय? आप समझते हैं पार्टी का जो निशान है वो जैसे आपका निशान किताब है और आप लोगों को ज़ाहिर बात है उससे एक वाबस्तगी भी हो जाती है, वोटर्स भी कोरिलेट कर देते हैं, उनका बल्ला है पीपल्स पार्टी का तीर है, पहले तलवार था, नून लीग का शेर है। क्या कहेंगे इन दो नुकात जो अदालती मामला आते हैं उन हवाले से भी? देखिए, एक तो फंडामेंटल राइट जो है वो किसी का आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, किसी का फंडामेंटल राइट आप वापस नहीं ले सकते, भले वो जितना भी आपके ख्याल में वो अच्छा आदमी ना हो। मगर यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत जो है बाज़ लोगों का ये फंडामेंटल राइट जो है स्नैच कर दिया गया हुआ है। उसके बाद जो है लॉ में यकीनन हमने एक अमेंडमेंट की है और उसको जो है ना वो मिनिमम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइफ टाइम जो डिस्क्वालिफिकेशन जो बताई थी वो कहीं दस्तूर में या कानून में सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में कहीं पे नहीं लिखी हुई, मगर अपने तौर पर उन्होंने कहा कि चूंकि नहीं लिखी तो इसका मतलब ये होता है। तो वो चूंकि नहीं लिखी वाला मामला जो है वो पार्लियामान ने 5 साल उसको कह दिया, इलेक्शन लाज में कह दिया। तो अब इसके ऊपर एक तजाद पैदा हो गया उस जजमेंट के हवाले से या उस कानून के हवाले से। एक विल ऑफ द पार्लियामान है और एक विल ऑफ द 5 मेंबर बेंच है उस वक्त का। तो अब वो सारा कुछ सामने है, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एग्जामिन करना शुरू किया है और उसको फंडामेंटल राइट्स के हवाले से एग्जामिन करना शुरू। उस जजमेंट में शायद अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई खुदा न खास्ता किसी के ऊपर कोई अच्छी बुरी बात आ भी जाए, किसी के ऊपर झूठ सच का इल्जाम आ भी जाए, तो तौबा का रास्ता तो अल्लाह पाक ने भी खुला रखा हुआ है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने वो तौबा का रास्ता भी शायद बंद कर दिया था। तो वो मेरा ख्याल है उसको दोबारा देखा जाना चाहिए था और उसको रिविजिट होना भी चाहिए।
तो उस पे परसों के लिए रखा है, और परसों के बाद शायद मेरे ख्याल 11 से पहले उस पे भी शायद कोई जजमेंट आ जाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है। दूसरा वो बल्ले के हवाले से जो है, बल्ले के हवाले से हमारा कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको कि उनको क्या निशान मिलता है या क्या नहीं मिलता। मगर ये ज़हन में रखिए कि उन्होंने पहली जजमेंट जिसमें इमरान खान को उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन गलत हुए थे और उनको गलत तौर पे चेयरमैन मुंतखब किया था, उसको जो है तहरीक इंसाफ ने, पीटीआई ने कंसीड किया हुआ है। और उस कंसेशन के बाद जो है वो दोबारा जो है उन्होंने फिर उसी तरह से बना के, अनअपोज बना के एक मामला कर दिया। अब पीटीआई का मेन ऑफिस इस्लामाबाद, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस इस्लामाबाद, आर्गूमेंट्स कहाँ पे सुने गए इस्लामाबाद, जजमेंट कहाँ पे आई इस्लामाबाद, और जजमेंट कहाँ पे सस्पेंड हो गई, पेशावर हाई कोर्ट, जिसकी जुरिस्डिक्शन जो महदूद है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों तक। तो ये सारा कुछ जो है वो, और वो भी एक्स पार्टी जजमेंट सस्पेंड हो गई। तो ये सारा कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर जो है उसको देखा जाना चाहिए कि ऐसा वो मामला हो जो कि कानून के मुताबिकत में नजर आए। हम लोग तो आपने उठाया कि एक्स पार्टी जजमेंट जो है उसमें सामने आई थी। अब कल इस हवाले से हम देखेंगे कि पेशावर कोर्ट क्या फैसला करती है। शर्मिला साहबा, आपने जवाब सुन लिया। उन्होंने कहा हमने कोयटा, पेशावर, इवन लाड़काना जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वहां पर एक फकीदुल मिसाल जलसा किया है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से फिर आप? पता नहीं नवाज साहब, आपको वो जलसे नजर आए कि नहीं नजर आए, मुझे तो नजर नहीं आए। लेकिन ये जो गुफ्तगू अभी मौलाना साहब ने की मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं, सेनेटर कामरान साहब कानूनदान है, ये मौलाना साहब की जमात में खुद मौलाना नहीं है गालिबन। क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा कि कौन बैठे हुए हैं सामने। और माय अपॉलॉजीज, कामरान साहब को शायद जलसे नजर आ रही हो, हमें तो नजर नहीं आए। अच्छा। लेकिन अगेन जो मंशूर की बात है, जो बहुत अहम बात है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी के अलावा तो किसी ने मंशूर सामने रखा नहीं। अगर कामरान साहब की जमात ने मंशूर रखा है तो वो आपके प्रोग्राम में बता सकते हैं कि उनके मंशूर में क्या है, यूथ के हवाले से उनका क्या प्लान है। हाँ। या इस मुल्क के अंदर एनर्जी क्राइसिस के हवाले से उनका क्या प्लान है, इस घर में बेरोजगारी, गुर्बत के हवाले से उनका क्या प्लान है। ये अवाम के मसाइल हैं ना, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी तो अपना मंशूर सामने ले आई है। और ये वो अहम 10 नुकात हैं जिसके ऊपर हर कोई बात कर रहा है। और तो किसी जमात के मुझे नज़र नहीं आ रहे। मे बी कामरान साहब के पास इनका मंशूर हो, लेकिन अगर वो हमसे शेयर करें तो बड़ी मेहरबानी होगी इनकी। बैठ के इस पर डिबेट करते हैं ना, बिकॉज इस वक्त जो डिबेट होनी चाहिए वो मंशूर पे होनी चाहिए। ठीक कह रही। इस पे नहीं होनी चाहिए किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, किसके पेपर रिजेक्ट हुए, किसके पेपर एक्सेप्ट हुए। दिस इज पार्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। इस वक्त बात होनी चाहिए कि मेरा क्या मंशूर है, आपका क्या मंशूर है, कौन बेहतर तरीके से आवाम की खिदमत कर सकेगा। हम उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वैसे हवाले दिया कि आप 15 साल से सिंध में हुक्मरान है, तो ये जो आप लोगों का 10 नुकाती एजेंडा जो पेश किए, इस पे किस हद तक उस पे अमल दरामद किया, उनका परफॉर्मेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। कामरान साहब का मेरे ख्याल में आर्गुमेंट ये था कि जो आप लोग हुकूमतों में रहे ना, पीटीआई भी रही, पीएमएलएन भी, कामरान साहब की जमात भी, पीपल्स पार्टी भी। अनवार साहब, अगेन मेरा सवाल ये, आप बेशक हम पे तनकीद करें, आप बेशक हमसे पूछे सवाल, मैं यहाँ सवाल के जवाब देने के लिए बैठी हूँ, लेकिन मेरे मंशूर पे तनकीद करने के बजाय पहले अपना मंशूर तो सामने रखें कि आप ये मंशूर पे बात कर रही हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमने तो सिंध के अंदर NICVD दिया है, हमने तो सिंध के अंदर गम्बट इंस्टीट्यूट दिया है जिसमें फ्री लिवर ट्रांसप्लांट होता है, हमने NICH बनाया है, हमने यहाँ पर सैलाब ज़दगान के घर बनाना शुरू करें जिसके ऊपर हम बात करते हैं कि हम सिर्फ सिंध से भी आगे बढ़ के पूरे पाकिस्तान में वो जाल फैलाएंगे। लेकिन आपका मंशूर क्या है? आप मुझ पर तनकीद करने के बजाय आप अपना एजेंडा सामने रखिए ना। लेट्स डिबेट ऑन दैट। बताएं सर कामरान साहब, आप मुझसे बेहतर एजेंडा लेकर आए, या कोई एजेंडा है भी आपके पास के नहीं? हाँ, कोई एजेंडा भी है आपके पास। आप यूथ के हवाले से आपकी क्या राय है, एनर्जी क्राइसिस के हवाले से क्या राय है, महंगाई के हवाले से क्या राय है? मंशूर कहाँ है? देखिए, राय तो हर किसी की हो सकती है, राय हर किसी की अच्छी होगी, सबने काम करना है, लेकिन वो आप किस तरीके से उनकी हालत ज़ार बेहतर करेंगे। जो मायूस यूथ है, जो इस वक्त मायूस हो चुकी है, मुल्क छोड़ने की बातें करती है, जिनके हाथ में डिग्रियां हैं, उनके पास नौकरियां नहीं हैं, उनको किस तरीके से आप इस तमाम मरहले से, मराहिल से आप निकालेंगे और वो उम्मीद देंगे कि वो पाकिस्तान की खिदमत करें। हमने तो कहा है कि हम यूथ सेंटर्स बनाएंगे, मराकज़ बनाएंगे जहां पर हम कैरियर काउंसलिंग करेंगे, हम उन लोगों को स्टाइपेंड देंगे जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, लोएस्ट ऑफ लोएस्ट इनकम ग्रुप के लिए हम घर बनाएंगे, हमने घर बना के देने हैं, 30 लाख घर हमने बनाने हैं। देखिए, ये दीज आर कंक्रीट थिंग्स। इस किस्म की अगर कोई इनके पास एजेंडा है, कोई
कोई इनके पास प्लान है तो वो हमसे प्लीज शेयर करें। कामरान मुर्तजा साहब, सर ठोस आप तजवीज सामने लेकर आए जो आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा है। आपने कहा एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ, लेकिन अब चूंकि शर्मिला साहब ने इस नुक्ते पर बड़ा जोर दिया, मैं चाहूंगा जरूर जवाब दीजिएगा। यूथ के हवाले से आपका क्या एजेंडा है? उस बात बताता हूँ, सुबह ये अल्लाह करते कि ये भी हमारे साथ होते तो उनको हमारे मंशूर का भी पता चल जाता। वैसे तो आप बताए ना सर, आप खुद इस पार्टी का हिस्सा है ना। सुन तो लेना सर। सुन तो ले। एक चीज जो है ना, वो जो बिजली के एनर्जी के हवाले से जो बात कर रहे हैं ना, तो वो ये जो किसका गुल खिलाया हुआ है, जिसके नतीजे में 56 रुपए यूनिट जो है ना वो बिजली के हमको पेमेंट करनी पड़ती है। इंडिया में ये 14 रुपए है, बांग्लादेश में 18 रुपए है, और हमको जो है ना वो 56 रुपए जो है ना वो पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये किसी ना किसी ने तो ये गुल खिलाया है ना जी। तो इसको वापस, इसको वो क्या इंडिया के रेट पे हम वापस ले जा सकते हैं? क्या हम बांग्लादेश के रेट पे वापस ले जा सकते हैं? मुझे नहीं पता कि चाइना किस रेट पे जो है वो बिजली दे रहा है कंज्यूमर को, मगर कम से कम ये दो मुल्कों में तो रेट कम है ना। तो ये जो सारा कुछ जो बताया जा रहा है, जिसके मुताबिक जो है बिजली आज भी एक्सेस में है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम नहीं है, आपको उस बिजली की भी पेमेंट करनी पड़ती है जो कि बनी नहीं है, जो पैदा ही नहीं हुई, उसके अगेंस्ट भी पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये सारा कुछ जो है वो मेरा ख्याल है बहुत से लोगों का मंशूर रहा है, और उस मंशूर के नतीजे में अगर पाकिस्तान ने अगर कहीं पे सफ़र किया है तो दो चीज़ें जो है ना वो बहुत बड़ी हैं। ये बिजली के जो मुआहदे थे IPPs वाले, और दूसरा जो है ना वो कर्जों का ये जो जाल, जो ये नेटवर्क जो हमारे अगेंस्ट बुन दिया गया है, जिसमें हमको $25 बिलियन जो है ना पर एनम रिटर्न करना पड़ता है, और वो $25 बिलियन जो है ना इस वक्त पर एनम रिटर्न करना जो है पाकिस्तान की कैपेसिटी में नहीं है। तो किसी को अगर मंशूर देना है तो इसको रिटर्न करने, इसको जो है ना मीट विद करने के लिए जो है ना वो मंशूर देना है। किसी को अगर मंशूर देना है तो वो IPP वाले मामला को जो है ना वो ठीक करने का मंशूर देना है। उसके हवाले से बहुत कुछ जो है वो सुबह आपके प्रोग्राम में कहा जा चुका है, और वो दोबारा रेपिटेशन हो जाएगी। अगर मंशूर की कापी चाहिए होगी तो शर्मिला साहबा को मैं भिजवा दूंगा। अच्छा, ये मुझे बताएगा कामरान साहब, ये भी जरूर बताएगा, जो नौजवान है हमारा बहुत ज्यादा यूथ बल्ज है, नौजवानों के हवाले से उन्होंने कहा हम तो यूथ सेंटर्स की बात कर रही हैं और हम चाहेंगे कि उनको इस हवाले से उनकी स्किल डेवलपमेंट हो। मौलाना फजल रहमान साहब, आपकी जमात में भी बहुत से मैं देखता हूँ तालिब होते हैं, मदारिस के स्टूडेंट्स होते हैं, आम यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स होते हैं, आपकी यूथ के हवाले से क्या राय है? यूथ के हवाले से आपको निज़ाम तालीम जो है वो बदली करना पड़ेगा। आपको प्रोफेशनल जो है ना वो अंदाज में जो है तालीम देनी पड़ेगी, आपको उनको स्किल्स देनी पड़ेंगी। जब तक आप इस आबादी को अपॉर्चुनिटी नहीं बनाएंगे, ये आपके मसाइल का हल नहीं है। आप अपने लोगों का माइंडसेट समझिए, यही हमारे मंशूर का हिस्सा भी है कि उसमें आप अपने लोगों को समझिए और ये देखिए कि हम आबादी कम नहीं कर सकते, ना हमारा मजहब इस बात के लिए तैयार है, ना हमारा माशरा इसके लिए तैयार है। तो इसके लिए जितनी आबादी है उसको अपॉर्चुनिटी बना लीजिए, उसको काम सिखाइए। दुनिया में जहाँ जहाँ पे जो है वो उस काम की जो है वो खपत है, उनको जो है भिजवाइए, उस नौजवान को भिजवाइए। इस वक्त आपकी आधी आबादी जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, बल्कि आधी से ज्यादा आबादी जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है। तो उनको वो काम सिखा के बजाय कि उनको बाबू बनाए, उनको मैट्रिक करवाएं, उनको FA करवाएं, उनको BA करवाएं, उनको कोई काम सिखाइए। और उस काम सिखाने के बाद जो है दुनिया में जहाँ जहाँ पे उनकी डिमांड है ऐसा चैनल बनाइए कि जहाँ जहाँ पे डिमांड है वो उनको वहाँ पे खपाइए। और इस तरह से मुल्क की जो है इस जो एक चीज़ जो आपके ऊपर बोझ नजर आ रही है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दीजिए। ये भी हमारे मंशूर का अच्छा, आपकी मौजूदगी में चूंकि आप भी मौजूद हैं, शर्मिला साहब भी टुवर्ड्स दी एंड, हमने सुना चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से सवाल हुआ कि फैसल करीम कुंडी साहब DI खान में कह रहे हैं कि अगर PTI के वर्कर्स भी हमारे साथ आकर मिलते हैं तो हम दरवाजे खुले हैं। तो इस पर बिलावल साहब ने कहा कि वर्कर्स के हवाले से उनको कोई इशू नहीं है, अगर किसी पार्टी के वर्कर भी आके पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं या उनके लिए वोट करते हैं तो उनके दरवाजे खुले हैं। मौलाना साहब के लिए कितना बड़ा ये दोधारी तलवार साबित हो सकता है, क्योंकि फैसल करीम कुंडी मद्दे मुकाबिल हैं DI खान में मौलाना साहब के, और आप कह रहे हैं आप लोगों को इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए भी बाहर नहीं निकल पा रहे, तो क्या कहेंगे इस पे कामरान मुर्तजा साहब? देखिए, पीपल्स पार्टी की जो है ना वो एक स्ट्रेटजी यही थी जो मैं समझ पाया हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर, कि वो जो PTI से लोग टूटे हैं वो उनमें शायद समा जाएंगे, और वो इसके लिए जो है ना मुख्तलिफ कोशिशें करते रहे हैं। वो ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी और ये इससे नाराज हुए उसके बनने से, तो वो उसकी वजूहत यही थी। ये समझ रहे थे कि जो वहाँ से टूटेंगे वो सीधे हमारे पास आएंगे, मगर वो सीधा कोई भी उस तरफ नहीं गया। मासवा ये बलूचिस्तान से 2-4 लोगों की आखिरी जो एक लाट गई है, तो ये उनके यहाँ ये था, उनकी सोच थी कि जो वो निस्बतन वो लिबरल है और लिबरल में आएगा, इस तरह की उनकी थोड़ी सी प्लानिंग थी, मगर वो फेल हुई है।
शर्मिला साहब, इस पे आपके मैं चाहूंगा कामरान साहब की मौजूदगी में ये जो कुंडी साहब ने बात की है, चूंकि वो डीआई खान में कैंपेन कर रहे हैं मौलाना साहब के खिलाफ, सारे इलेक्शन मुकाबले हर किसी को इजाजत है और हर कोई आपस में मद्दे मुकाबिल एक दूसरे के आ सकता है। बिलावल साहब ने कहा उन्हें कोई इशू नहीं है अगर किसी और पार्टी के वर्कर्स आते हैं और आपके तीर के निशान पे वोट देते हैं, जबकि जरदारी साहब की पोजीशन थी कि वो सबसे इत्तेहाद करेंगे लेकिन पीटीआई से नहीं करेंगे। जी जी, देखिए अनवार साहब, लीडरशिप की लेवल पे इत्तेहाद करना अलग बात है, लेकिन सियासी कारकुनान का अपने वोट का इजहार राय करना वो एक बहुत ही मुख्तलिफ बात है। आपको याद होगा लाहौर हाईकोर्ट बार के अंदर जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब कर रहे थे तो पीछे से पीटीआई के नारे लगे, तो उस पर जवाब क्या था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का? एंड देयर वाज अ वेरी वेरी मैच्योर आंसर जो कि इस मुल्क के हर सियासी लीडर को देना चाहिए। सियासी कारकुनान जो हैं वो हर जमात के लिए हमारे काबिल एहतराम होने चाहिए। हमें उनके लीडरान से, उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकेगा, लेकिन एक जो कारकुन होता है ना ग्रास रूट लेवल का, वो सिर्फ वालेहाना मोहब्बत दिखाता है, वो सिर्फ अलीजेंस दिखाता है। अगर वो मायूस हो जाता है एक जमात से और उसको वोट नहीं देता और दूसरी किसी जमात को वोट देता है जहां वो समझता है कि उसके मसाइल के हल हो सकते हैं, तो वाई नॉट, उसको वेलकम करना चाहिए। उसको इस बात की सजा नहीं देनी चाहिए कि आप उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जिसने इस मुल्क में 9 मई को अपने ही मुसल्लह अफवाज के खिलाफ अपने लोगों को खड़ा कर दिया। आपको उनको इसलिए नहीं कंडेम करना चाहिए एक सियासी वर्कर को कि आपके लीडर ने इस कौम को मायूस किया, इस कौम को, इस मुल्क को ऐसे नहज पे ले आए जहां पर हम अपने ही फौज के खिलाफ खड़े हो गए और हमने एक दूसरे के साथ गालम गलोच करना शुरू कर दी। नहीं, सियासी कारकुन सबके लिए काबिल एहतराम है और बिल्कुल आप इससे, और अगर जाहिरी बात है कि जी जी अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए शर्मिला साहबा। ये आपके पास चॉइस है। देखें, सियासी कारकुन एक वोटर भी है, अगर वो जिस जमात से ताल्लुक रखता है अगर वहां वो वोट नहीं देना चाहता क्योंकि उसने उसको मायूस किया है, उसके मसाइल का हल नहीं मिला उसको वहां पर, और अगर वो किसी और जमात के नुमाइंदे को वोट देना चाहता है जो वो समझता है कि इक्तदार में आके बेहतर इस मुल्क को सर्व कर सकती है, तो वो उसको ये हक होना चाहिए। उसको ये हक उससे नहीं लेना चाहिए। वक्त मेरा खत्म हो जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहब, आपने हमारे साथ नशिस्त की। आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, और बहुत शुक्रिया चौधरी जाफर इकबाल साहब, उन्होंने अपनी पार्टी के तीनों मौजूद मेहमानों ने नुक्ता नज़र पेश किया। तैमूर झगड़ा साहब ने हमसे कमिटमेंट किया था लेकिन वो प्रोग्राम में तशरीफ नहीं लाए। किसी और दिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनको दोबारा लेकर आएँ। हमारा तो प्लेटफॉर्म हाजिर है, जो भी आता है स्टेट टीवी पे अपना पार्टी का मैनिफेस्टो, मौक़िफ़ और जो उनके सियासी नारे, दावे हैं और कारकर्दगी वो आके शेयर करें। प्रोग्राम में नशिस्त कैसी लगी सोशल मीडिया पे अपना फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम सच के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।